कोरोना काल में पिछले एक साल के दौरान बाजार ने जबरदस्त एक्शन दिखाया। पिछले मार्च में बाजार ने बनाया बॉटम और उसके बाद जबरदस्त तेजी बनाकर नए रिकॉर्ड भी छूता हुआ नजर आया। लेकिन वहां से अब बाजार बड़े शांत होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल है कि पिछले साल आई इस चौतरफा तेजी को कितना टिकाऊ माना जाए, आगे किस तरह का डायरेक्शन रहेगा, पिछले साल के बॉटम में हमने क्या सीखा है और उसके बाद की जो रिकवरी बनी है उसमें आगे के लिए कहां आपको लर्निंग्स हैं। इन सब पर हमने की है इस खास सीरीज की शुरुआत बाजार के बॉटम से टॉप तक। आज इस दूसरी कड़ी में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीआईओ प्रशांत जैन साहब, जिन्हें लंबा चौड़ा गहरा 35 साल से ज़्यादा का अनुभव है फंड मैनेजमेंट का और देश के सबसे बड़े और दिग्गज प्रतिष्ठित म्यूचुअल फंड में से एक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के वो हेड हैं लंबे समय से। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल तो यही कि मार्च के महीने में पिछले साल इसी दिन जो कुछ मूड माहौल था और आज के मूड माहौल में बड़ा फ़र्क है, बड़ा अंतर है। उस समय के सेंटिमेंट और इमोशंस में जहां डर था, आज उम्मीद है। पिछले एक साल में अगर आपके फंड मैनेजमेंट के कार्यकाल में मैं ये पूछूं, 30, 35, 40 साल का जो आपका अनुभव है, सबसे बड़ी लर्निंग आपके लिए क्या रही सर? निरंजन जी, ये आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। आई थिंक ये जो पिछला एक वर्ष गया, इसमें हम बहुत अच्छी सीखों को दोबारा से एस्टैब्लिश किया गया बाजार के लिए। इसमें एक सीख तो यही रही कि देखिए, बाजार का जो सेंटिमेंट है ये एकदम इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। और जब सेंटिमेंट या बहुत अच्छा हो या बहुत खराब हो, तो ऐसे समय में एक अच्छे निवेशक को एक अपना संतुलन बनाकर चलना चाहिए। और हर ऐसे समय में जब सेंटिमेंट बहुत खराब है, तो हर विपत्ति के समय में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी या बहुत अच्छा अवसर निवेशकों को मिलता है। लेकिन ये कहना जितना सरल है, इसको करना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि एक साल पहले आपको भी मालूम है कि उस घबराहट के माहौल में बहुत कम निवेशकों ने पैसा लगाया। लेकिन आई थिंक जो बाजार में पिछले एक वर्ष में हुआ, ये फिर से पुनः ये साबित करता है जो मैंने कई बार कहा है कि द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आर इन द मोस्ट ट्राइंग सर्कमस्टांसेस। यानी कि बाजार में जितना माहौल खराब है, उसमें उतना ही ज्यादा रिटर्न कमाने की अपॉर्चुनिटी है। तो हमको केवल वैल्यू पे और लॉन्ग टर्म पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो कोरोना था, जो लॉकडाउन था, इससे सभी सहमत थे कि कितना समय लगेगा एग्जैक्ट ये हमको नहीं पता था, लेकिन इस बात से सभी सहमत थे कि लाइफ पे और इकोनॉमी पे इसका असर तो पड़ेगा, लेकिन ये एक कुछ समय के लिए असर है। लेकिन जब शेयर्स की वैल्यू 50%, 70% घट जाती है, तो ये सभी को मालूम था कि लॉन्ग टर्म में ये वैल्यूज अच्छी है, लेकिन ऐसे समय में बहुत कम लोगों ने निवेश किया। मैं यही कहूंगा कि हमको वैल्यू पे ध्यान देना चाहिए, हमको लॉन्ग टर्म आउटलुक पे ध्यान देना चाहिए, खासतौर से जब हम इक्विटीज के बारे में बात करते हैं। और एक जो आपके फंड को मैं कई सालों से ट्रैक भी कर रहा हूँ, फंड हाउस की आपकी सारी स्कीम्स को देखता हूँ सर, और आपकी जो फिलोसॉफी है इन्वेस्टमेंट की, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग और साफ है। कैश में नहीं रहना है, इन्वेस्टेड रहना है। अच्छे स्टॉक्स हर वक्त हर बाजार में अवेलेबल है और आप पैसा लगाकर आराम से इंतज़ार कीजिए अच्छे समय का। और मेरे ख्याल से पिछले साल 2020 में जब बॉटम बना, तब इस स्ट्रेटेजी ने बहुत आपको फ़ायदा दिया होगा। नहीं तो काफ़ी लोग एकदम बॉटम पर निकले और जब तक वापस एंट्री करें, ये सिर्फ एक आम इन्वेस्टर की बात नहीं, कई फंड मैनेजर्स की भी कहानी है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी है। ये बताइए कि आपकी बाय एंड होल्ड इस स्ट्रेटेजी ने कितना फ़ायदा दिया पिछले साल मंदी में भी और वापस होने वाली तेजी में भी? अनिल जी, जब लॉकडाउन हुआ तो ये एक बहुत ही, इसको एंटिसिपेट कर पाना बड़ा मुश्किल था। और बाजार में जो रिएक्शन आया वो बहुत शार्प था, बहुत जल्दी था। तो उसमें कुछ भी ज्यादा करने का समय किसी को नहीं मिला। तो उस समय सभी के पास दो रास्ते थे कि या तो हम शॉर्ट टर्म में अपना लॉस कम करने की सोचें, और या फिर जो है, जो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अब जो हो गया वो हो गया, उसके हम कुछ बदल नहीं सकते। लेकिन ऐसे समय में हम लॉन्ग टर्म सोचें, तो हम लोग ने, जैसा कि इक्विटीज एक लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है, तो वही किया। और जो शेयर्स हमको अच्छे लगे और जो ज्यादा सस्ते लगे, हमने उसमें, जहाँ पे जो इम्पैक्ट था वो नियर टर्म था, जिसकी वजह से वो शेयर्स कुछ खास सेक्टर ज्यादा सस्ते हो गए, हमने उनमें निवेश बनाए रखा या हमने उनमें निवेश और बढ़ाया।
इस स्ट्रैटेजी की वजह से शुरू के कुछ 1-2 क्वार्टर्स में, साल के पहले हिस्से में हमारा स्कीम का परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट हुआ। लेकिन जब जैसे-जैसे लोगों को समझ आया कि ये कोरोना का जो दौर है ये खत्म हो रहा है, वैक्सीन आ गई है और एक सामान्य स्थिति आने लगी, वैसे-वैसे जो इकोनॉमिक सेंसिटिव सेक्टर्स थे, उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया और उससे हम लोग का परफॉर्मेंस भी काफ़ी रिकवर किया। तो और मेरे ख्याल से अब पिछले 1 वर्ष को पूरे को देखा जाए तो मेरे ख्याल से यही एक सही नीति या अप्रोच थी मेरे राय में। बिल्कुल। काफ़ी लोग प्रशांत जी ये समझते हैं कि शायद मिस कर चुके हैं उस समय। अब पीछे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे पिछला साल मार्च तो कितना बढ़िया समय था पैसा लगाने का, अगर लगा लेते तो ठीक था, मिस हो गया। अब जो मिस कर चुके हैं बस को और अब देख रहे हैं कि वापस बाजार तो इतना ऊपर हो गया, अब क्या करें? क्या अब भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही वक्त है? क्या इन्वेस्टर्स के लिए ये मार्केट ठीक है अभी? अनिल जी, ये प्रश्न मैं बाजार में लगभग 30 साल से हूँ और ये हर एक घटने के बाद जब बाजार बढ़ता है तो लोग ये प्रश्न हमेशा पूछते हैं। लेकिन इसका जवाब वही है जो इतने बार दोहराया जा चुका है। वो यही है कि देखिए, ये बात तो सही है कि जो एक बहुत मंदी से जो एक क्विक रिकवरी में जो पैसा बनता है वो अवसर तो चला गया है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए अपॉर्चुनिटी है, उसमें मेरे ख्याल से वो अच्छी है। और जैसे बाजार सेंसेक्स आपको मालूम है 40 साल पहले 100 का था, 1000 हुआ, 2000, 5, 10, 15, 20 और हर लेवल पे लोग यही पूछते हैं कि क्या अब ये बहुत महंगा हो गया? और अब 50,000 के सेंसेक्स पे भी वही पूछते हैं। मेरा मानना यह है कि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और इसमें पेशेंट इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी भी है। और मेरी समझ में जो इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक है, वो आज के समय में कोरोना के समय या लॉकडाउन के समय से बेहतर है। और इसके 3-4 कारण हैं। एक तो ये कि पूरे दुनिया में और भारत में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, इसको सरकारों ने काफ़ी कम किया है इस डिफिकल्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से को ठीक करने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब कम होती है, तो वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और हमको बाहर से काफ़ी पैसा अपने देश में निवेश कराना है, तो जिससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएँ। ये एक बहुत अच्छा समय है जबकि हम एक लॉन्ग टर्म का पैसा कम रेट में देश में इन्वेस्ट करा सकते हैं। तो एक ये फ़ायदा है। दूसरा ये कि क्योंकि कोरोना का और चाइना का एक काफ़ी वहीं पे इसका ओरिजिन माना जाता है और चाइना जो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ है, जो सबसे बड़ी सप्लाई चेन वहाँ थी, उसमें काफ़ी डिसरप्शन आया और इसलिए देश के जो बड़ी कंपनीज़ हैं, अब वो एक अल्टरनेट सोर्स को डेवलप करना चाहते हैं। और यहाँ पे भारत की एक बहुत अच्छी भूमिका रह सकती है और इस अपॉर्चुनिटी को सोचते हुए सरकार ने बहुत ठोस कदम उठाए, जैसे कि पीएलआई स्कीम लेके आए और वो जैसे हमारी जो ड्यूटीज़ हैं या और लॉज हैं, उनको ऐसे हम चेंज कर रहे हैं जिससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को एक बढ़ावा मिले। और मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और जैसे-जैसे हम इस पे कैपिटलाइज़ करेंगे, मुझे लगता है कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है, ये 1 से 2% हर साल कई वर्षों तक केवल इसी अपॉर्चुनिटी की वजह से बढ़ सकती है। आमतौर पर तो मुझे प्रशांत लगता जी, है जो सरकार का जी, 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 प्लीज़, प्लीज़, बिज़नेसेस प्लीज़। के और इकोनॉमी जी, जी, बात पूरी जो करें। सपोर्ट है वो जी, इस डिफिकल्ट समय में काफ़ी बढ़ा। तो नेट-नेट मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी काफ़ी अच्छा करेगी। और यदि हम मार्केट कैप टू जीडीपी देखें या मल्टीपल्स देखें तो बाजार के औसत हैं, वो बहुत अधिक नहीं है। तो एक जितना इकोनॉमी में प्रॉफिट्स में ग्रोथ रहेगा, उतनी कंपाउंडिंग मेरे ख्याल से समय के साथ-साथ आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, अच्छा सर, एक चीज़ और कि आमतौर पर हर बार जब तेज़ी होती तो लीडरशिप बदलती है, सेक्टर्स बदलते हैं और इस बार तो कुछ इंटरेस्टिंग ही देखने को मिला कि जो घर बैठे हैं सब लोग और कुछ काम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स जहाँ पहले कभी सोचते नहीं थे, वहाँ बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई दिखी। अब चूंकि वापस हम पुराने लेवल्स पर आ गए, अब यहाँ से क्या, अब बाज़ार में जो रिकवरी और बढ़नी है इकोनॉमी में या फिर तेज़ी होनी है, तो कहाँ से लीडरशिप आएगी, कहाँ पर आपको वैल्यू अब भी नज़र आती है सर? अनिल जी, देखिए, सरकार का पूरा ध्यान है कि हम इन्वेस्टमेंट्स का जो रेट है वो तेज करें, उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि लंबे समय में ग्रो करने का जो एक सस्टेनेबल तरीका है वो यही है कि पहले निवेश किया जाए, कमाया जाए, फिर खर्चा किया जाए। और सरकार का पूरा ध्यान
उसकी सारी नीतियां इसी दिशा में हमको बता रही हैं। मुझे लगता है और जैसे ही इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हैं तो वैसे ही क्रेडिट की डिमांड भी इकोनॉमी में बढ़ती है। बैंक्स का जो एनपीए का एक दौर था पिछले कई वर्षों का, वो खत्म ही सा हो गया है। मुझे लगता है कि इस बाजार में जितने भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एरियाज हैं, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे कैपिटल गुड्स कंपनीज हों, चाहे कंस्ट्रक्शन कंपनीज हों, उनमें अच्छी वैल्यू है। और दूसरा मुझे लगता है कि जो यूटिलिटीज हैं, इनमें भी काफी अच्छी वैल्यू है, क्योंकि जो पावर का सेक्टर है ये भी इंडिया में ग्रोथ का सेक्टर है। एक हमको और गौर करना चाहिए कि पिछले एक वर्ष में एक नीति में चेंज आया सरकार की। वो था, दीपम ने कहा कि अब हम सीपीएसई के जो ईटीएफ थे वो नहीं लाएंगे और एक ही कंपनी के दो ओएफएस में एक अच्छा गैप रखेंगे। और सरकार का एक सबसे बड़ा पॉलिसी में चेंज रहा फ्रॉम डाइवेस्टमेंट टू प्राइवेटाइजेशन। और इसको आई थिंक माननीय प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री दोनों ने एकदम साफ साफ शब्दों में कहा है। तो मेरे ख्याल से जो एक पीएसयूज के शेयर्स काफी दबे हुए थे, ये मेरे अनुसार ईटीएफ की स्ट्रेटेजी के कारण वो अब फैक्टर वैलिड नहीं है, तो इनका भी आउटलुक ठीक है। और अंत में मैं यही कहूंगा कि मेरा ऐसा मानना है कि खाली जो कंजम्पशन वाले शेयर्स हैं वो काफी महंगे हैं, और ऐसा मेरा व्यू 2 साल से रहा है। अभी तक ये प्ले आउट नहीं किया है, लेकिन मेरा अभी भी यही मानना है कि जो कंजम्पशन के शेयर्स हैं, हालांकि वो बहुत अच्छी कंपनीज हैं, उनमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ है, लेकिन उनके मल्टीपल्स जो है वो काफी बड़े हुए हैं। तो जहां महंगे हैं वहां पर थोड़ा सा अब इंतज़ार करें, लेकिन सरकारी कंपनियों में अब भी तेज़ी की पूरी संभावना है। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका सर, हमारे लिए वक्त निकाला और आपने बाजार के टॉप से बॉटम तक इस सीरीज़ में अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। बिल्कुल। और इस बीच